हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड था 1828 से 1835। आपने मेरी पिछली प्लेलिस्ट देखी होगी, तो उसमें आपने एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक अलग जो है टॉपिक देखा होगा। उससे अगर आपने नहीं देखा तो एक बारी ज़रूर देख लीजिए, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे मैंने बता रही हूँ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और वो वहाँ पे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के तौर पे गए थे। इसी तरह से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो जो है इंडिया में आने से पहले नॉर्थ इटली में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे और वहाँ पे जितने भी जो है सेना के वो क्रांतिकारियों की सेना होती थी, उनके खिलाफ उन्हें जो है लड़ाई करने का एक बहुत जो है बढ़िया एक्सपीरियंस था। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। इसी वजह से जो है उनके सैन्य अनुभवों को ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसियों का मुकाबला करने के लिए 1803 में, अभी हम यहाँ 1828 की बात नहीं कर रहे हैं कि जब वो जो है गवर्नर जनरल बने थे, हम उससे पहले की बात कर रहे हैं जब वो इंडिया में उन्हें बुलाया गया मद्रास का गवर्नर के तौर पे, कि वो जो हैं उस समय के फ्रांसीसियों का डर से कि भाई ये अच्छे से मुकाबला कर लेंगे, जब वो वहाँ पे इतनी बुरी बुरी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं तो वो यहाँ भी कर लेंगे। उसी तरीके से जो है उन्हें यहाँ बुलाया गया और मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये तो एक फैक्ट था। ठीक है, अब हमने लॉर्ड विलियम जो है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा था। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है फॉलो किया था, ये उसकी पॉलिसी फॉलो की थी। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जब भी उन्हें लगेगा जो रूलर है उसका शासन सही नहीं चल रहा है, बेसिकली कुप्रशासन है, तो उसके आरोप में वो उसका क्षेत्र उनसे छीन सकते हैं। तो वही जो है बेंटिक ने किया, जो 1831 में मैसूर उनसे छीन लिया। 1834 में कुग्र जो कर्नाटक का हिस्सा है वो छीन लिया और 1834 में ही सेंट्रल चार्चर जो था असम में, उस पर कब्ज़ा कर लिया। वो अलग बात है कि जो हम मैसूर की बात करते हैं 1831 में, वो उनको बाद में वापस कर दिया गया, पर उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, और इसी तरह जो है उन्होंने जो है 1831 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ सदा शांति की संधि की। पर अब बात आती है सदा शांति की संधि। हमने तो लॉर्ड मिंटो के बारे में जब पढ़ा था, तो लॉर्ड मिंटो ने एक अमृतसर की ट्रीटी की थी, जिसके अंदर बेसिकली ये बात लिखी गई थी, मेंशन की गई थी कि जो सतलज नदी है, अगर ये सतलज नदी है तो इसका जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे जो है सिख लोग रहेंगे, सिखों का एरिया रहेगा, और जो इसके नीचे का एरिया है या साउथ कह लें, वो EIC की होगी, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। जब वहाँ पहले ही ये सब सॉल्यूशन हो गए, तो यहाँ अब हम सदा शांति की बात क्यों कर रहे हैं? तो ओवरऑल उसमें क्लियर जो है प्रोविजंस क्लियर कर दिए थे कि भाई ये एरिया आपका, ये आपका, बट इसे लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए कि भाई अब आगे कोई क्लैशेस ना हो, उन्होंने क्लियर कर लिया कि हम जो हैं कोई लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहते, हम कोई वॉर चाहते ही नहीं है, तो सब कुछ शांति से बना रहे, उतना बढ़िया। तो नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है। ये थे आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल और पहले थे भारत के गवर्नर जनरल। अभी तक हम जितने भी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, उनमें से कोई भी इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं था, सब के सब बंगाल के गवर्नर जनरल थे। हमने प्रेसिडेंसीज़ की बात की थी ना, और रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी, उसमें हमने मेंशन करा था कि भाई कौन जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल होगा और वो किस तरीके से जो है अदर प्रेसिडेंसीज़ को भी लीड करेगा। तो ओवरऑल वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। अब यही पहला व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा है और भारत का पहला गवर्नर जनरल रहा है। अब इसके बाद हम जितने भी गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे, वो सारे के सारे इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो जैसे सती का एंड हुआ,
इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे, सोशल रिफॉर्म में बहुत मदद की थी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनके साथ मिलके काफ़ी सारे रिफॉर्म किए थे। सती प्रथा ख़त्म कराई थी 1829 में। और हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है चाइल्ड सेक्रीफाइसेस या एक तरह से भ्रूण हत्या, ये सब जो इश्यूज़ थे इनमें भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। ठगी सिस्टम था उसे 1830 में ख़त्म किया गया। और हमने पढ़ा था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो बेसिकली उनकी विचारधारा कुछ इस तरीके की थी कि जितनी भी हाई पोजीशंस होंगी वो ब्रिटिशर्स को दी जाएं, इंडियंस को ना दी जाए। तो जो एक रिक्रूटमेंट में, पब्लिक सर्विस की रिक्रूटमेंट में एक ह्यूमिलिएशन मिल रहा था ना इंडियंस को, वो यहाँ हटाया गया। बेसिकली अब इंडियंस को भी उन पोजीशन पे रिक्रूटमेंट्स मिलने लगी। किसके थ्रू? चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू, जो इनके काल में आया था। और ठीक है, इनकी जो है ओवरऑल लिबरल पॉलिसीज़ ही रही हैं। आप जब भी इनके बारे में पढ़ोगे कुछ भी, तो इन्होंने हमेशा जो है लिबरल पॉलिसीज़ ही अडॉप्ट की हैं प्रेस के थ्रू। वो अलग बात है जो प्रेस पे सेंसरशिप लगी थी वो उसे हटा तो नहीं पाए, बट ओवरऑल उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी लिबरल थी। बट जो इनके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे इंडिया के, नेक्स्ट गवर्नर जनरल चार्ल्स मिटिकल, उन्होंने जो है उस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया। इसी वजह से वो जो है लिबरेटर ऑफ प्रेस कहलाया और प्रेस लॉ उन्होंने पास कराया। वैसे तो बेंटिक भी यही चाहते थे, पर जब ये चीज़ मानी नहीं गई तो उन्होंने इसी बात के कारण रिज़ाइन करा था, जिसको उन्होंने कंप्लीट, जिनकी बात को किसने किया था? चार्ल्स मिटिकल ने। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में जो इनके काल में हुए। तो इनके काल में जो है ओवरऑल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को लेकर या करिकुलम को लेकर कुछ डिबेट्स चल रही थी। तो उस डिबेट के थ्रू क्या हुआ, दो ग्रुप्स एमर्ज हुए, ठीक है। एक थे ओरिएंटलिस्ट, एक थे एंग्लिस्ट या ऑक्सीडेंटलिस्ट, ठीक है। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे उनमें से कुछ के नेम है हेमन विल्सन, प्रिंसिप ब्रदर्स, ठीक है। इसी तरह जो एंग्लिस्ट थे उनमें राजा राम मोहन रॉय, इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, सर चार्ल्स ट्रेवेलियन और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और ओवरऑल जो बेंटिक ने, जो मैकॉले थे, मैकॉले एक पर्सन है जो बेसिकली उस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2 फरवरी 1835 में एक प्रसिद्ध मिनट जो है प्रस्तुत की। उसके अंदर क्या बोला गया कि जितनी भी स्थानीय भाषाएं वो साहित्य हैं वो मतलब इतने काम के नहीं हैं, उन्होंने हमेशा निंदा ही की है। उन्होंने कहा है प्रशासन में उच्च शाखाओं के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश ही होनी चाहिए। उन्होंने बेसिकली जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थी उनको प्रमोट नहीं किया। जैसे वॉरेन जो हेस्टिंग थे उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, पर इन्होंने जो है बोला नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज ही मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म की। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो रही थी लॉर्ड एमहर्स्ट पे, उनके टाइम पे फर्स्ट जो है एंग्लो बर्मन वॉर हुई थी, ठीक है। तो उसके टाइम पर जो है ऑलमोस्ट 5 मिलियन डॉलर कह रही हूँ, पाउंड्स जो हैं इस वॉर में खर्च हो गए। और ख़जाना ऑब्वियस सी बात है खाली ही हो रहा था, तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बेंटिक को निकालना ही था। इसीलिए क्या हुआ, जो है जब ये वॉर हुआ तो 1828 तक पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जितना भी था वो भाई कई गुना ज़्यादा खर्च हो चुका था। जितना उन्हें खर्च नहीं करना था, जितनी उनकी लिमिट थी उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। तो अब सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही ना। तो इसीलिए जो है 2 समितियां उन्होंने नियुक्त की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देश पे, एक मिलिट्री से रिलेटेड, एक सिविल के रिलेटेड।
मिलिट्री में इन्होंने क्या सोचा, जितने भी सैन्य अधिकारी हैं उनके भत्तों को कम कर देते हैं, जिससे जो है थोड़ा बहुत पैसा बचेगा और गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। तो उन्होंने उनके भत्ते कम कर दिए, ठीक है। और कलकत्ता में 400 मील से जितने भी दूर सैनिक थे उनको हाफ भत्ता दे दिया कि भाई उनको नीड है, तो इसीलिए अब पूरा ना काट के थोड़ा काट देते हैं। तो उन्होंने जो है उसका थोड़ा काटा, जो अब बेसिकली लॉर्ड हेस्टिंग तो नहीं चाहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसी वजह से तो इस्तीफ़ा दिया था कि जो बंगाल की सेना है उनके वेतन में कटौती की बात तभी से चल रही थी, पर ये चीज़ मानी नहीं जा रही थी, वो नहीं चाहते थे, वो इसके सपोर्ट में नहीं थे। पर एट द एंड करना तो यही पड़ा ना, बजट मेंटेन करने के लिए उनके भत्तों को कम करना पड़ा। सैलरीज़ को कम नहीं किया, पर सॉल्यूशन यही निकाला, सैलरीज़ कम नहीं करेंगे, उनके भत्ते जो हैं या तो भत्ते काफ़ी कम कर देंगे। और सिविल में क्या कर सकते थे, तो सिविल के भी जितने जो हैं सेवक थे बेसिकली जो काम कर रहे थे उनके भी भत्ते कम किए। और जितने भी ऊंच बेसिकली जिनकी हायर इनकम थी उसमें यूरोपियंस के रिप्लेसमेंट में इंडियंस को बैठाया। जो हमने अभी बात की थी कि चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू इन्होंने जो है अब इंडियन को भी हाई पोस्ट पर बैठाना शुरू करा। तो ये इन्होंने कुछ तरीके निकाले जिसकी वजह से इन्हें जो है फाइनेंशियली बेनिफिट हो। और ओवरऑल एक जो है और भी चीज़ें इन्होंने की, जैसे ओपियम ट्रेड था उसको रेगुलराइज और लाइसेंस्ड बनाया, ताकि भाई अच्छे से रेगुलर बेसिस पे होता भी रहे और लाइसेंस्ड के थ्रू भाई इनका एक तरह से मोनोपोली बना रहे, ठीक है। और ताकि क्या हो, भविष्य में जो बॉम्बे पोर्ट्स हैं ना उनसे एक्सपोर्ट किया जा सके और जितनी भी ड्यूटीज़ उससे मिलेंगी उन प्रॉफिट को वो जो है अपने पास ले सके। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, अब भाई ये ट्रेड मेंटेन रहे ओवरऑल, तो भाई इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी आयरन कोल प्रोडक्शंस थे उनको इन्होंने काफ़ी एनकरेज किया। और जो टी या कॉफ़ी प्लांटेशन है बेसिकली जो क्रॉप्स बिकती हैं उनको इन्होंने जो है मोटिवेट किया कि आप इन्हें उगाओ, और इरिगेशन स्कीम्स जो हैं वो लेके आया ताकि जो है जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें सुधार आए और प्लांटेशन जो है और बेहतर हो। चाहे कॉफ़ी और ज़्यादा उगाएं, जितनी ज़्यादा उगाएंगे जितना वो ट्रेड करेंगे उतना उनको बेनिफिट होगा, उतनी उनको ड्यूटीज़ मिलेंगी एक्सपोर्ट करके। और आयरन एंड कोल प्रोडक्शन से बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश होंगी, तो इसीलिए इसने इन सब चीज़ों पे फोकस किया। तो ऑन एन एवरेज हुआ क्या कि इतनी सारी ये सब चीज़ें जो उसने की उससे उस समय पे जो 1 करोड़ का घाटा चल रहा था वो 1835 तक आते आते 2 करोड़ के मुनाफे में बदल गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इतने बेहतरीन तरीके से जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, वो भी डबल प्रॉफिट। अब इसी तरह हम पढ़ते हैं उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें क्या हुआ, लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, सेपरेट अदालतें बनवा दी कि भाई सदर निज़ामत या फौजदारी अदालत है वो दिल्ली में बना दी, सदर दीवानी अदालत जो है इलाहाबाद में कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आगरा में कर दिया, ठीक है। और आगरा प्रांत की स्थापना 1834 में उन्होंने करी दी थी। अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेंटिक ने क्या बोला, जो मुकदमा दायर करना है ना उसके लिए जो है फ़ारसी या स्थानीय भाषा जो भी है आप उसका उपयोग कर सकते हो, ये ऑप्शन उसने दिया, ये आपके पास विकल्प है। पर जो जितने भी उच्च अदालतें हैं उसमें आपको फ़ारसी नहीं मिलेगी, आपको अंग्रेज़ी ही मिलेगी, तो आप अपना मुकदमा दायर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी में कर सकते हो, क्योंकि इस समय पे एजुकेशन भी इंग्लिश एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ था, ठीक है। और जो क्वालिफाइड इंडियन मुंसिफ थे उनको अब सदर अमीन के तौर पर भी पोजीशन तक पहुंचा दिया था। सदर अमीन एक तरह से जो है जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। तो बेसिकली इंडियंस को जो है ऐड करने की कोशिश की गई थी जितनी भी अपर पोस्ट हैं उनमें। अब जो है इनके बाद आते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स मेटेकल। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है इसी वजह से क्योंकि अब आप देख रहे हो ना ये तकरीबन सिर्फ 1 साल तक ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल में कितना और क्या वो ज़्यादा कर पाते। पर इन्होंने काफ़ी जो है
एक इम्पॉर्टेंट काम किया है। जो लॉर्ड एडम्स थे उन्होंने जो है 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, हमने देखा था। इसी तरह जो है अब भाई इसी वजह से जो लॉर्ड चार्ल्स मेटकल्फ थे उन्होंने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। जो हटाना तो बेंटिक भी चाहते थे, पर वो इसी वजह से रिज़ाइन कर गए थे, क्योंकि वो हटाने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ये हटे। बट एट द एंड इन्होंने हटा दिया एक लॉ पास करके, लॉ एक्ट। इसी वजह से जो है इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। ये हम इस पे बात कर चुके हैं। तो इनके जो काल की सबसे स्पेशल बात है, इन्होंने फिर से जो है जो प्रेस पे प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया। आज का हमारा टॉपिक था लॉर्ड विलियम बेंटिक पे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रहे हैं, जैसे सती प्रथा का एंड, ठगी सिस्टम का एंड, हाई पोजीशन पे इंडियन को बैठाना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल रिफॉर्म में जितने भी भत्ते हैं ब्रिटिश जो हैं पर्सनस के, जो जितने भी लोग काम करते हैं उनके भत्तों को कम करना, ट्रेड को जो है मोटिवेट जो है प्रमोट करना, बेसिकली जिन भी चीज़ों का ट्रेड होता है जैसे टी, कॉफ़ी, इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करना, जिससे बेनिफिट लिया उन्होंने। जो है सेपरेट जो है अदालतें उन्होंने इस्टेब्लिश की, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।